दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए आज बात करते हैं पत्रकारिता के काले अध्याय की। पत्रकारिता का काला अध्याय, ये किताब मैंने तकरीबन 1 महीने पहले खरीदी और इसे पूरी की। हालांकि इसका दूसरा एडिशन है। पहला एडिशन किसी दूसरे प्रकाशक से प्रकाशित हुआ था, बाद में उस प्रकाशक ने उसको अपडेट करने में क्षमा पाई तो गरुड़ा प्रकाशन से ये लिखी गई। और इस पुस्तक के लेखक हैं मनीष ठाकुर, जो 23 साल से ज़्यादा समय से राष्ट्रीय पत्रकारिता में सक्रिय हैं। 2000 में दिल्ली के जामिया मिलिया से इन्होंने मास कम्युनिकेशन करने के बाद दैनिक राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, अमर उजाला में अपराध और अदालत की रिपोर्टिंग की और 2005 से 2019 तक टीवी पत्रकारिता में अहम भूमिका निभाई। स्टार न्यूज़ की चर्चित क्राइम शो सनसनी में टीम को लीड किया। P7 में, ETV में सुप्रीम कोर्ट, CBI, गृह मंत्रालय, कांग्रेस, बीजेपी समेत संसद की कार्रवाई वगैरह करी। 2019 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर यूट्यूब के माध्यम से लाइव बुलेटिन के जरिए जनता से संवाद की पत्रकारिता शुरू करी। द मनीष ठाकुर शो नाम से इनका खासा फेमस यूट्यूब चैनल है। और अभी राजस्थान में जब चुनाव हुए 25 तारीख को, तो जयपुर भी आके गए हैं और लाइव रिपोर्टिंग जगह जगह घूम घूम के की है उन्होंने। उनके शो में उनके टुकड़े पाए जाते हैं। लेकिन बात करें पत्रकारिता का काला अध्याय। मैं जब पत्रकारिता में आया था, जब जयपुर में दैनिक भास्कर शुरू हुआ, उससे पूर्व मैं एक छोटे से इवनिंग न्यूज़पेपर में काम करता था, नया राजस्थान जिसका नाम था, और महेश झालानी जी उसके रिपोर्टर थे। उन्होंने पहली बार जाते ही मुझे ये बताया था कि तुमको कोई जानता तो है नहीं, तो डॉक्टर्स की रिपोर्टिंग करो। तो डॉक्टर्स के चैम्बर्स में मैं जाके बैठता था, फिर डॉक्टर्स का दवा कंपनियों से क्या गठजोड़ था, किस तरह का कमीशन होता था, किस तरह के पेशेंट आते थे, इनके खिलाफ मैं खबर लिखता था। बड़ी सनसनी, क्योंकि सांध्यकालीन अखबार था तो बड़ी पैनी भाषा में खबर लिखवाई जाती थी। एक आध बार मैं तो लिख नहीं पाया, लेकिन उन्होंने खुद ने उसको संशोधित किया। बाद में वो भाषा मेरे को भी अडॉप्ट करनी पड़ी और वो एक सीरीज के रूप में छपती थी। खोजी पत्रकारिता, मेरा नाम गगन शर्मा मशहूर आया तो गगन शर्मा, खोजी पत्रकार गगन शर्मा के नाम से वो छपती रही। हालांकि उसमें बीच में कुछ एपिसोड उन्होंने बीच में रोक भी लिए। तो तभी मेरे मन में सवाल उठने लग गया कि पत्रकारिता में ऐसा होता क्या है कि किसी की खबर छप जाती है और किसी की रुक जाती है। बाद में जब दैनिक भास्कर में मैंने काम किया, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण लॉन्च हुआ, उसके तीसरे दिन से ही मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी वहाँ। हालांकि शुरू में मैं सांस्कृतिक संवाददाता था, लेकिन तब भी इस तरह के कई प्रश्न मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। बड़ी भारी भरकम फीस पे बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाया जाता था और हम जो लोकल नए नए पत्रकार थे उनको किसी को 3000, किसी को 3500, किसी को 4000 इस तरह की तनख्वाह देके रखा गया था। जब 97 में दैनिक भास्कर जयपुर में शुरू हुआ, कमोबेश हालात अभी भी यही हैं। महंगाई के हिसाब से लोगों की तनख्वाह ज़रूर बढ़ी है, लेकिन कोई स्थायी नौकरी का प्रावधान फिलहाल भास्कर में नहीं है। इसके विपरीत राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान का न्यूज़पेपर था, उसमें इस तरह की चीज़ें थी, लोगों को ग्रेड पे भी रखा जाता था। लेकिन जैसे ही वहाँ भी पीढ़ी परिवर्तित हुई, गुलाब कोठारी जो उसके संपादक, प्रधान संपादक हुआ करते थे, उनकी जगह नई पीढ़ी उनके बच्चों ने ले ली, निहार कोठारी और कुणाल कोठारी और उनके भाई मिलाप कोठारी जी की पुत्री कुसुम्बी कोठारी। तो वो भी बिल्कुल एकदम कॉरपोरेट स्टाइल में चलने लग गया। और जो अखबार में भाई साहब कहने की परंपरा थी, गुलाब जी को भाई साहब कहते थे। और कुलिश साहब के दौरान भी मैं काम कर चुका हूँ, कपूरचंद कुलिश उसके संस्थापक थे, तो बड़े प्यार से बच्चों की तरह बैठा के बात करते थे। वो ज़माना मैंने देखा, बाद में बदलता दौर भी देखा। तो खैर, उस समय कई सवाल उठते थे। इन सवालों का खुलासा पत्रकारिता के काला अध्याय में मनीष ठाकुर जी ने किया है। और अलग अलग चूँकि दिल्ली के दिल में बैठे हैं वो, तो लुटियन मीडिया के बारे में भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जानकारी उठाई है। सत्ता और मीडिया किसने निभाई, सत्ता से मीडिया की जो गठजोड़ है उसको उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुलासा किया है। कोयला खाती और हवा निगलती मीडिया, यानी इसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल केस घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, इनका जिक्र किया गया, बड़े तफसील से किया गया। एक दस्तावेजी किताब है। NDTV का पूरा कारोबार खोला गया, हवाला कारोबार। NDTV का समझ लीजिए कि NDTV का उद्घाटन समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ था।
आप सोचिए, किसी चैनल की इतनी पावली चलती थी कि राष्ट्रपति भवन में भी चैनल चालू मतलब उद्घाटन हुआ। और प्रणय राय बेसिकली सेफोलॉजिस्ट थे, सेफोलॉजिस्ट से पता नहीं कब वो न्यूज़ चैनल में आ गए। वो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन के तौर पे उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। और उन्होंने इसमें ये भी खुलासा किया, अगर ये बात सच भी है कि एनडीटीवी में अधिकतर जो पत्रकार आए वो किसी बड़े नेता के परिवार से थे, उनके पुत्र थे, किसी अधिकारी के पुत्र थे, तो वो बिल्कुल इस हाथ ले उस हाथ दे का हिसाब से उन्होंने व्यापारिक तरीके से ये चैनल चलाया गया। बहुत सारे से अयोग्य लोगों को वहाँ दे दिया गया जिनको पत्रकारिता का पै भी नहीं आता था। तो इसमें सारा जिक्र किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ने कैसे एनडीटीवी को पकड़ा, आयकर विभाग ने 642 करोड़ का जुर्माना लगाया, और प्रणय राय के सामने एनडीटीवी का साम्राज्य जो बिखरने लगा उसका भी जिक्र किया। इनका चौथा अध्याय वेब लड़ाके नाम से दिया उन्होंने। तो उन्होंने जो वेब पे जो बड़ी बड़ी वेब साइटों पे अखबार नुमा वेब पोर्टल शुरू हुए उनका जिक्र किया, जिसमें द क्विंट, द कारवां, द वायर, द प्रिंट, ये सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल राष्ट्रवाद विरोधी लोग हैं। उनका इन्होंने जम के खुलासा किया है। और राष्ट्रवादी पत्रकारिता की शुरुआत तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ही हुई है। तो उनमें अभी तक इस तरह का कोई वेब पोर्टल शायद नहीं बन पाया, जो मेरी जानकारी है। बाकी कुछ शायद हों, चल रहे हों, बाकी अभी इतना मशहूर कोई नहीं हुआ। अभी भी द वायर का भी चलता है और द प्रिंट भी चलता है। अभी आपने सुना ही था न्यूज़ क्लिक का मामला, जो चाइनीज़ फंडिंग से चल रहा था, अपने पत्रकारों को कैसे कैसे पाल पोस रहा था। इनमें इसी तरह के पत्रकारों को, इसमें रवीश कुमार का भी एक अध्याय दिया गया। रवीश कुमार लास्ट का अध्याय, खैर उसका जिक्र बाद में करेंगे। 5वां अध्याय ने सोशल मीडिया की ताकत से बताया कि सोशल मीडिया ने भारतीय राजनीति की ताकत बदल दी है। सोशल मीडिया पे आम लोग सवाल उठाने लग गए और धीरे 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 न्यूज़ चैनल की विश्वसनीयता खोती गई। और सरकारों ने बहुत प्रयास किए, बहुत अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे कानून लगाने की बात चल रही है, अखबार में पढ़ रहा हूँ, तो अंकुश लगाने का एक बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया की जो ताकत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, आप इसे सही चलाओगे तो सही वार पड़ेगा और उल्टे से वो आप खुद को भी काटेगा। इस तरह की सोशल मीडिया ने बहुत सारी हरकतें हैं। सोशल मीडिया के तहत इन्होंने बहुत लोगों ने किया है। रवीश कुमार ने एक शाहरुख खान जिन्होंने मुंबई वो दिल्ली दंगे में हथियार चलाया था, उनको अनुराग मिश्रा बना दिया। इस तरह के काम बहुत किए गए हैं। पीत पत्रकारिता सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित तो है, लेकिन अभी तक किसी पत्रकार के खिलाफ पीत पत्रकारिता के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है ना। सोशल मीडिया के आने से राष्ट्रवाद का उभार हुआ है, इस बारे में एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा अग्रेसिव भरी रिपोर्टिंग की तो आप जानकारी मान के चलिए। गुजरात में जो दंगे हुए वो आज मीडिया की मतलब मेन मीडिया के लिए सबसे बड़े दंगे हैं, जबकि इससे बड़े बड़े दंगे देश में हो चुके हैं पहले। लेकिन उनको सिर्फ एक नरेंद्र मोदी नामक शख्स को, जो राष्ट्रवाद का प्रतीक बन के उभरा था, उसको किसी तरह सत्ता से हटाना था और उसके पीछे पड़े रहे, अलग अलग तरीके से लगे रहे। उनके खिलाफ कई एनजीओ सक्रिय हुए। 26/11 का मामला तो आपको ध्यान होगा ही ना। हिंदूवादी उग्रवाद को जन्म देने की कोशिश की थी दिग्विजय सिंह ने। वो तो भला हो, अभी 26/11 कल ही गई है, उन सारे शहीदों को नमन जिनके कारण हम आज सुरक्षित हैं महसूस कर रहे हैं। और उन सबको लानत जिन्होंने सब कुछ सुने बाद भी विपक्षी देश पर कोई कार्रवाई नहीं की। साबित हो गया कि पाकिस्तान से आए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, हम डोजियर भेजेंगे। प्रधानमंत्री का, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वाक्य आज तक मेरे को याद आता है। उस दिन इतनी शर्म आई थी कि कितने डरपोक नेता के राज्य में हम रह रहे हैं, और बड़ी शर्मनाक पोजीशन थी। खैर, तो मेन स्ट्रीम में मीडिया के बारे में जैसे सजा याफ्ता लालू के प्रति हमदर्दी मीडिया की हमेशा रही है। लालू क्योंकि चुटकियाँ ले लेके बात करते रहते हैं, और लालू पत्रकारों को सुनते नहीं है, गाली गलौज से बात करते हैं और भगा देते हैं। इस तरह की भी स्थिति, उसके बाद भी मीडिया उनके पीछे लगा रहता है। गुजरात दंगे में लुटियन मीडिया की क्या भूमिका रही, इसके बारे में बड़ा अच्छा जिक्र किया हुआ है। प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से मोदी को कैसे रोका जाए, इसकी मीडिया ने ज़बरदस्त साजिश की। इसका पूरा एक अध्याय है। और जाति और मजहब की तो बात है ही। रादीप सरदेसाई ने इसकी शुरुआत करी थी कि इन दंगों में मुस्लिम और हिंदू इस तरह का बोलना शुरू किया था, और तब से मजहबी रूप देना शुरू कर दिया।
सीटों को लेकर भी इस तरह का है, अखलाक का आपको मामला याद होगा ही। और 7वां अध्याय जो बिल्कुल नए संस्करण में जोड़ा गया है, इसमें राष्ट्रवादी पत्रकारिता आड़ में शरारत का खेल, बिल्कुल राष्ट्रवादी पत्रकारिता की आड़ में शरारत का खेल रजत शर्मा ने किया। मैं खुद भी आश्चर्य करता हूँ रजत शर्मा जो लिख रहे हैं वो इस चैप्टर से पढ़ा भी है मैंने और मैं सुनता भी था। रजत शर्मा दरअसल एक बार अदालत का जो एपिसोड है उसको शूट करने जयपुर आए थे और जवाहर कला केंद्र में उनका वो लगा था और वहाँ उनका हुआ था। तो उन्होंने दैनिक भास्कर से कुछ रिपोर्टरों की मांग की थी कि 7-8 रिपोर्टर हमको मदद के लिए चाहिए, तो हम भी उनमें गए थे। तब हमने देखा था कि रजत शर्मा कितने अहंकारी और अड़ियल रवैये वाले आदमी हैं। हालांकि हमको तो ड्यूटी बजानी थी, हमने बजाई, लेकिन वो समझ में आ गया था। अब वो उसमें लिख रहे हैं कि साहब मैं उस समय बचपन में टीवी देखता था घर भाग के। जिस बचपन का वो जिक्र कर रहे हैं उस समय तक हिंदुस्तान में टीवी नहीं आया था। तो उनके पिता ने उनको मैसेज दिया कि नहीं टीवी देखने के बजाय ऐसा काम करो कि आप टीवी पे छा जाओ। तब जाके चैनल खोला और पत्रकारिता में आए, GTV से उन्होंने आपकी अदालत शुरू करी, जो भी उनका इतिहास था। लेकिन कितना झूठ बोला जा रहा है ये समझ लीजिए। वो तो उन्होंने अपना चैनल बना पाए क्योंकि अरुण जेटली से उनके संपर्क थे और बीजेपी की सरकार आए बाद भी उनके संपर्क रहे। और जब उनका समारोह हुआ जहाँ 3 खान तिकड़ी को उन्होंने बुलाया था और प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँचे थे और राष्ट्रपति भी थे वहाँ, उस समय प्रणबदा थे तो वो भी गए थे। तो थोड़ा सा उनका उस समय रह गया, लेकिन बाद में रंग बदलते रहते हैं। अभी भी उनके आप चैनल को देखेंगे तो उनको रंग बदलते नजर आएंगे। कभी राष्ट्रवादी बन जाते हैं, कभी कांग्रेस के समर्थन में आ खड़े हो जाते हैं। पिछली बार जब योगी सरकार दोबारा चुनाव जीती थी तब वो बिल्कुल अखिलेश के समर्थन में खड़े, तो अखिलेश को जिता के मानने की पोजीशन में थे। तो उनका इसमें बड़ा अच्छा खासा जिक्र किया गया है। सुधीर चौधरी का जिक्र किया। सुधीर चौधरी ने तो गुजरात दंगों में मोदी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त अभियान चलाया था और बाद में वो राष्ट्रवादी आवरण ओढ़ कर GTV में राष्ट्रवाद का करने लग गए और GTV ने उनको निकाला। उस घटना का भी इसमें पूरा जिक्र है कि किस कारण से उनको निकाला गया। हालांकि उन्होंने हाँ मैं दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करूँगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आज तक में नौकरी कर रहे हैं आज बिल्कुल एंकर की, और उनका शो आता है जिसको पता नहीं लोग शायद देखते भी नहीं हैं। प्रणय राय का NDTV, अडानी जो खरीद लिया उसके बाद रवीश कुमार ने कहा हो साहब मेरे की पत्रकारिता से बचने के लिए मोदी जी ने इतने 1000 करोड़ खर्च करके और अडानी जी को ये चैनल दिलवाया, जबकि अडानी का शेयर इसमें शुरू से पहले धीरूभाई अंबानी का था, उससे पहले विजय माल्या का भी इसमें पैसा लगा हुआ था, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। तो ये ऐसे पत्रकार जो पैसे के खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं, देश से भी देश विद्रोह करने को भी तैयार है, ऐसे लोगों का बड़ा ज़बरदस्त खुलासा किया है गोदी मीडिया की जो बात की। और संदर्भ जिन्होंने लिया है उसका संदर्भ की सूची भी है और मनीष ठाकुर की किताब बड़ी सराहनीय है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों सबको पढ़नी चाहिए। हालांकि इसका मूल्य 499 रुपये है, लेकिन आप अगर गरोड़ा से या इधर से अमेजन से ख़रीदते हैं तो ये आपको डिस्काउंट पे मिल जाती है। तो ये एक दस्तावेजी किताब है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और फिर जल्दी ही किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।